सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ख्वाजा साहब कल बहुत गुस्से हुए थे, लेकिन गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा हमें भी आता है। जब आप हमारे स्पीकर पर अटैक करते हैं, ऐसा ना हो कि हम प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हो जाएं। फिर क्या होगा? फिर तो बहुत जंग शुरू हो जाएगी। हम भी अपने स्पीकर को बचाना चाहते हैं, हम भी अपने स्पीकर की इज्जत चाहते हैं। उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा कि हमारे स्पीकर, इनका मतलब है कि आप हमारे स्पीकर नहीं हैं। मैं आपसे कह रहा हूं क्योंकि आप हमारे स्पीकर भी हैं। मैं बिल्कुल पूरे हाउस का स्पीकर हूं। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। ऐवान जिसका काम होता है तमाम तर मुल्क में लेजिस्लेशन का अमल करना, और अब तक 9 माह हो चुके हैं हुकूमत के, लेकिन अभी तक कानून साजी की तरफ तो हुकूमत नहीं बढ़ सकी। अलबत्ता बिल कई पेश किए जा रहे हैं जो कि मंजूर भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं कि ऐवान में शोर शराबा होता है, एक दूसरे पर तंज के तीर बरसाए जाते हैं और उसके बाद ये ऐवान से अपोजिशन या तो बाइकआउट कर जाती है या फिर ऐवान जो इजलास होता है वो आगे के लिए मुलतवी कर दिया जाता है। अगर हम आज की सूरत हाल की बात करें तो आज ऐवान में फाटा की नशिस्तों पर तरमीम का बिल पेश किया गया। 26वीं आईनी तरमीम का बिल ये मंजूर कर लिया गया। इसमें तजवीज़ किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में ज़िम इज़ला की नशिस्तें 14 से लेकर 24 तक की जाएँ। अलबत्ता जो शोर शराबा हुआ वो इस बात पर हुआ कि परवेज़ खटक साहब बोले कि अगर आप शोर मचाएंगे, अगर आप चीखेंगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, जिस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। उन्होंने कहा अगर आप चीखेंगे तो फिर ज़ाहिर है हम भी चीखेंगे। फिर मेरा स्पीकर कह के उन्होंने असद खैसर को मुखातिब किया, तो उस पर परवेज़ अशरफ की जानिब से कहा गया कि मेरा स्पीकर क्या होता है, असद खैसर साहब आप पूरे ऐवान के स्पीकर हैं। तो फिर असद खैसर साहब ने कहा कि बिल्कुल मैं पूरे ऐवान का स्पीकर हूँ। लेकिन ये जो बहस होती है, ये बहस किस लिए होती है? सवाल ये है, क्या बहस अवाम के फ़ायदे के लिए ऐवान में की जाती है? क्या बहस इसलिए की जाती है कि इसमें अवाम के लिए कोई ऐसा बिल लाया जाए, कोई ऐसी लेजिस्लेशन की जाए जिससे मुल्क और कौम का फ़ायदा हो? क्या मुल्क और कौम के फ़ायदे के लिए ऐवान में बहस होती है क्योंकि यह ऐवान अवाम के पैसे से चलता है? ये एक सवाल है जो कि हम कई बार प्रोग्राम में उठा चुके हैं, आज एक बार फिर उठाएंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है रमेश कुमार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पीजे मीर साहब तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, और नून लीग से भी हम किसी ना किसी को अपनी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले रमेश कुमार साहब, ऐवान का काम तो होता है कानून साजी करना, वो तमाम तर जो सूरत हाल है उसके हवाले से बात करना। आपके पास मैं आऊँगी, ज़रा मैं पहले बात कर लूँ। हमारे नुमाइंदे सफदर क्लासरा हमारे साथ हैं, ज़रा आज सूरत हाल क्या रही कौमी असम्बली में उनसे जानते हैं। सफदर, ये बिल जो आज पेश किया गया, मंजूर कर लिया गया, इस बिल से मुतालिक बताइएगा, और शोर शराबा क्यों हुआ, क्या कहानी थी उसके पीछे? कौमी असम्बली इजलास में 26वीं आईनी तरमीम पर बहस के लिए बिल ऐवान में पेश किया गया। साबका फाटा में कौमी सूबाई असम्बली की नशिस्तों का आईनी तरमीम बिल जो है साबका फाटा से ताल्लुक रखने वाले मोहसन दावर ने पेश किया है। बिल का बहस का आगाज ख्वाजा आसिफ ने किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पहली बार एक निजी बिल को मंजूर किया जा रहा है। ये बिल इस खिते से मुतल्लिक है जो जंग की आमाजगाह बना रहा। उनका कहना है कि 80 की दहाई में हमने सुपर पावर की प्रॉक्सी लड़ने का ऐलान किया था। नाम नेहाद जिहाद हो या 2000 के बाद अफगान जंग, ये जंगें हमारी नहीं थी, हमने अपना बहुत नुकसान किया है। उनका कहना था हमारी सोवियत यूनियन से कोई दुश्मनी नहीं थी, 18 साल बाद भी अभी तक अमेरिका अफगानिस्तान में ये जंग जीत नहीं सका, तो हमें आगे देखना होगा कि हमने अपने इन इलाकों को कैसे बचाना है। और खासकर उनका कहना था कि अगर बात करें हम खासकर ख्वाजा आसिफ के हवाले से, उनका कहना था रियासत माँ जैसी होती है, वो रिश्ता नहीं चला सकती, जख्मों पर मरहम रखना होता है। फाटा के लोगों को सेहत, तालीम समेत डेवलपमेंट की तरफ लेके आना होगा। उनके जो पुराने आंसू हैं वो पूछने होंगे। इसके ऊपर वजीर दिफा परवेज़ खटक ने कहा कि जिन इलाकों को इलाका गैर कहा जाता था, अब वो अपना इलाका बन गया है। कहा 70 साल पहले हम ऐसा फैसला कर लेते। पीपल्स पार्टी ने अपनी तरफ से स्ट्रगल की लेकिन वो नहीं कर सकी। मुस्लिम लीग नून ने जब ये काम शुरू किया तो तब हम सब ने साथ किया, तो तब जाके ये ठीक हुआ है। उनका कहना था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि फाटा में बुनियादी सहूलियात और रोजगार का बंदोबस्त किया जाए। और खासकर उनका कहना था कि सालाना 100 अरब रुपया साबका फाटा के इलाकों में खर्च किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो फाटा के लोगों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, ज़ाहिर उनको हुकूक उनको मिलने चाहिए। बहुत शुक्रिया सफदर आपका। रमेश कुमार साहब, चले बिल तो पेश हुआ, मंजूर भी हुआ,
लेकिन ये शोर शराबा, ये तंज़ो तीर की नश्तर, ये कब तक ऐवान का हिस्सा रहेंगे? पहली चीज़ तो ये कि बिल अभी मंजूर नहीं हुआ है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और मंडे के दिन है। मगर अच्छी चीज़ ये है कि फाटा वो इलाका रहा है जिसने पाकिस्तान के अंदर बहुत सफ़र किया है और यहाँ पे बहुत सियासत भी हुई, बहुत अफ़गानिस्तान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से गैर इलाका भी कहा गया, इसके ऊपर डिस्प्यूट भी चले, मगर इसके काम शुरू हुआ वो ज़्यादातर जो काम शुरू हुआ वो मुशर्रफ के बाद, स्पेशली पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट आई उसने सवात ऑपरेशन के बाद वो शुरू किया और एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म किया। फिर नून लीग ने आगे बढ़ा, फिर पीटीआई आज उस चीज़ के ऊपर है। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक रोल है फाटा के अंदर और ऐसे नहीं कि किसी का कम किसी का थोड़ा। मगर आज भी अगर प्राइवेट मेंबर डे बिल था, उस बिल के ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टी से उस बिल को सपोर्ट करना, ये एक बात जो है वो जाहिर होती है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ फाटा को मेन रजीम में लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फाटा जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का गैर हिस्सा नहीं है। ये जिस तरीके से इसके ऊपर सियासत हुई है, जिस तरीके से इन्होंने सफ़र किया है, अब इनके हाथों में इल्म और किताब होना चाहिए, पेन होनी चाहिए और कम से कम वहाँ पे वो फैसिलिटी होनी चाहिए जो आम शहरियों की तरह। मगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर फाटा के साथ दूसरे और भी इलाके हैं जहाँ पे ऐसे ही माहौल गुजर रहा है, तो हमें फाटा के साथ और जगह पे भी जो है वो तावन करना चाहिए। अब आपने बात की असेंबली की, देखिए असेंबली के अंदर ये अफसोस से मैं बिल्कुल कहता हूँ कि 2002 से मैं देख रहा हूँ, मैं हमेशा बात करता हूँ कि असेंबली के अंदर जो आदमी आता है, अवाम की बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं कि अवाम देखती है कि जो हमारे नुमाइंदे जाते हैं वो किस किस्म की बात करते हैं। मगर हर पॉलिटिकल पार्टीज़ में ऐसे एग्रेसिव लोग बैठे हुए हैं जो बेलो ऑफ द बेल्ट बात करते हैं, जो बदतमीज़ी से भी बात करते हैं, एजेंडा से हट जाते हैं, एक दूसरे को टारगेट करते हैं। ये हर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर बात लोग हैं और ये तब चीज़ें ख़त्म हो सकेंगी जब सारी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप बैठ के एक मर्तबा माजी को भुला के ये कहें कि हमारे ये पैरामीटर्स हैं, ये TORs हैं, ये एथिक्स हैं, ये हमें पार्लियामेंट के हमें किसी न किसी को रोल मॉडल बनाना पड़ेगा कि हमें पार्लियामेंट के अंदर बात करनी है तो उसकी एजेंडा क्या होनी चाहिए, उसके लिए लैंग्वेज क्या होना चाहिए, कौन सी ज़बानें जो इस्तेमाल होनी चाहिए, कौन सी। मगर हम किसी को रोल मॉडल बनाते नहीं हैं। मैंने आज भी ये बात की कि मैंने आज एक कॉलम लिखा है दी न्यूज़ में, कल जंग में लिखा था कि 28 साल पहले जो अज़रबैजान आज़ाद हुआ है वही इस्लामिक कंट्री, मुस्लिम कंट्री है। टर्की देखें, कभी अमेरिका का दोस्त रहा, कभी अमेरिका का दुश्मन रहा, मगर आज दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है वो टर्की में बना है, इस्तांबुल का। मैंने एयरपोर्ट में बैठ के मैंने कॉलम लिखा। तो ये जो चीज़ें हमें प्रूव करनी पड़ेंगी। हमारी कौम जो है जितना जज्बा रखती है उतना जज्बा अगर हमारी सारी लीडरशिप रखे कि अपने इंटरेस्ट, अपनी जबान, अपनी मसजूर की और चीजों को अगर फोकस करें तो मैं समझता हूं कि मुल्क के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर वो सारी मौसम मौजूद है, सारे फसल मौजूद हैं और एक जज्बाती कौम मौजूद है, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है ना रमेश साहब, जो हमारे सियासतदान है वो अपनी जात के लिए सियासत करते हैं, वोट तो मांगते हैं आवाम से लेकिन बाद में आवाम को ही भूल जाते हैं। पीजे मीर साहब, बिल पेश किया गया यकीनन फाटा के इंतजाम के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मंशूर में अपनी ये चीज़ शामिल की थी। फाटा के इंतजाम के लिए कोशिशें भी की जा रही हैं उन लोगों को हुकूक देने के लिए। यहाँ पर कई फैक्टर्स हैं जो काबिल ज़िक्र हैं। PTM का फैक्टर नज़रअंदाज यकीनी तौर पर नहीं किया जा सकता। आप इस पर क्या कहेंगे? देखें, मैं तो PTM को बिल्कुल नॉन सीरियस लूँगा, बिकॉज ये इंसर्जेंट्स और इंसर्जेंसी फैलाने के उस चक्कर में फिर रहे हैं और देख रहे हैं कि इनको इन रिटर्न मिलेगा क्या। ये कोशिश करते हैं कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसको ब्लैकमेल करें, प्रेशर डालें, जल्द से इधर उधर से करें। इनसे तो आप पूछो ना, जब स्वाब का ये जो पिश्तीन ऐसे पूछें कि जब स्वाद का ऑपरेशन था ये खुद कहाँ था और कर रहा है ये वे वजीद हैं। यहाँ से बाद में तो सब लीडर बन जाते हैं, एक्शन के वक्त की कहाँ थे ये लोग। द क्वेश्चन अराइजेस कि ये हम जो इस वक्त देख रहे हैं, जो देखो आप एक जो गवर्नमेंट अच्छा काम करते हैं वी हैव टू अप्रिशिएट इट। गवर्नमेंट ने ये इसको मर्ज किया फाटा को, बड़ा अच्छा है और मैं एग्री करता हूँ परवेज़ खटक से कि ये तो पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन पहले किसी में इतने गट्स नहीं थे, किसी को इतना डेयर नहीं था और सारे किसी न किसी मैंडेट से आए हुए थे और जैसे आपने कहा कि अपने मकासद के लिए आए हुए थे। तो ये गवर्नमेंट ने आज आके एक बड़ा अच्छा काम किया है।
अल्लाह करेगा ये बिल आगे पास हो, ये और आगे चले और फाटा को आप अंदर लेके आए फोल्ड के अंदर, क्योंकि यहाँ हमने देखा है कि फाटा को बहुत हमने निगलेक्ट किया है। यही चीज़ हमने निगलेक्ट की है इंटीरियर बलोचिस्तान को और इंटीरियर सिंध को। हमें चाहिए कि ये अब ये डिस्पैरिटी ख़त्म करें और ये जो आपके जो लो लाइंग एरियाज़ हैं और जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं इनको आप अपस्ट्रीम करो। आपने देखा सुमैया कि कराची भरा हुआ है हर किस्म के लोगों का, क्यों? क्योंकि आपने अपने इलाकों में उन लोगों को कोई चांस ही नहीं दिया, अपॉर्चुनिटी नहीं दी है। हर किस्म के लोग लाहौर में बैठे हुए हैं, यही लोग आप देख लो कि पेशावर में भी कई चले गए। तो हम अपने जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जो विलेजेस हैं, इनको हमें इम्प्रोवाइज़ करना है ताकि लॉन्ग टर्म सोचो कि आपकी सिटीज़ फ्लड ना हो। कराची कहाँ थी और आज कहाँ का कितने का शहर बन गया, टोटली फ्लडेड आउट। तो इस चीज़ को भी हमने लॉन्ग टर्म देखना है एज फार एज द बेटरमेंट ऑफ द पीपल इज कंसर्न। लेकिन बात आती है कि मुफाहमत से कैसे बैठे। कल मेरा कल की बात है, ये परवेज खटक तो उसमें नहीं थे, ये मुराद सईद, उससे पहले बिलावल भुट्टो ने इतनी अच्छी तकरीर की, इतनी अच्छी तकरीर की बिलावल ने, खुदा की कसम मजा आ गया। उसने इश्यूज पे एड्रेस किया, उसने वो बातें कही कि जो हमारी जरूरत है, रादर देन तनकीद। उनका तो काम है तनकीद करना। यही अब ये सुने, अब ये जो आपने बात की है, मैं समझता हूं कि स्पीकर को चाहिए था कि ख्वाजा आसिफ को भी एक अपॉर्चुनिटी दे देते और उसके बाद मुराद को कहते कि आप बताएं जी ये ऑपोजिशन का एक कंपाइंड इतराज है या इनकी सजेशन है या क्रिटिसिज्म है, फिर आप गवर्नमेंट बेंचेस, गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस की तरफ जाते। तो वहाँ एक हेल्थी डिबेट। अब मुराद ने तकरीर की, वो सारे आगे खड़े हो गए और अब मुझे बताएं उसकी तकरीर को किसने सुना है? बिल्कुल वेस्टेड गई उसकी तकरीर। तो आई थिंक हमें हर तरीके से एक बड़ी संजीदगी से और डिप्लोमेटिकली सिर्फ चोर, डाकू, करप्शन, ना महंगाई पर कोई बात थी, ना IMF से डील के हवाले से कोई जो बात की गई थी बिलावल की जानिब से, ना उसका कोई जवाब था। चलें ठीक है, पॉइंट टेकन पीजे मीर साहब। और उसी बात पर मैं आ रही हूँ, जाहिर है वो जवाब जो अपोजिशन को अगर हुकूमत नहीं दे रही है तो क्या वो आवाम को भी नहीं देगी? क्योंकि आपने तो आवाम से कई वादे और दावे किए थे। अब आज हुआ है पाकिस्तान और IMF के दरमियान फाइनल राउंड, बातचीत ख़त्म हो चुकी है लेकिन मुआहिदा अभी तक तय नहीं पाया गया। कुछ मामलात हैं जो अभी भी तय पाए जाने हैं और ये जो तमाम तर मुसव्विदा था वो मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख साहब वज़ीर आज़म के पास लेकर गए और उनसे कुछ मामलात पर बातचीत भी हुई। अब तक क्या सूरत हाल पेश आई है, गुलाम मुर्तज़ा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे पहले जान लेते हैं। गुलाम मुर्तज़ा बताइएगा, वो जो मुसव्विदा लेकर गए थे मुशीर ख़जाना, उस पर क्या गुफ्तगू हुई है? कौन कौन से उमूर हैं जिन पर अभी भी इख्तलाफ राय पाया जाता है? जी बिल्कुल, IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं स्टाफ कंसल्टेशन लेवल कंप्लीट हो गए हैं और वज़ीर आज़म के पास हफीज़ शेख जो हैं मुशीर ख़जाना वो गए थे और अभी वज़ीर आज़म ने कहीं रावलपिंडी में एक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के इफ्ताह के लिए जाना है। अच्छा। तो उससे पहले या उसके फौरी बाद जो है दोबारा IMF के हकाम मुशीर ख़जाना और सेक्रेटरी ख़जाना समेत जो पाकिस्तान का वक्त है और जो IMF का वक्त है वो वज़ीर आज़म से मिलेगा और उस मुलाकात में जो भी जो कंक्लूड हुई हैं टॉक्स उसके हवाले से वो बताएंगे और अवाम को भी आगाह करेंगे। अगर फाइनल हो जाता है पाकिस्तान का बेल आउट पैकेज तो पाकिस्तान की हुकूमत और IMF के हुकाम के मुश्तरका स्टेटमेंट में ये बात बता दी जाएगी। अदरवाइज ये है कि इस वक्त तक वज़ारत ख़जाना में जो मुज़ाकरात थे वो तो मुकम्मल हो गए हैं और यहाँ से तमाम जो आला अफसरान हैं वो कुछ वज़ीर आज़म हुए हैं। आज इस मुसव्विदे पर दस्तखत होने के इम्कानात हैं? जी, जिस तरह से हमारे ज़राए जो हैं वो ये बता रहे हैं कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था IMF हेडक्वार्टर से और उनके जो स्टाफ लेवल यहाँ पे वक्त मौजूद है उन्होंने उन तहफ़्फ़ुज़ात को कन्वे किया है मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख के पास और सेक्रेटरी ख़जाना के पास और ये दोनों अहबाब जो हैं अब वज़ीर आज़म के पास मुलाकात के लिए गए हैं। इससे पहले भी मुशीर ख़जाना की मीटिंग हुई है वज़ीर आज़म से और अब दोबारा जो बातचीत है वो इसके ऊपर होगी। वज़ीर आज़म से कॉन्सेंट ली जाएगी कि जिन मामलात पर वो ज़्यादा यकीन दहानियाँ चाहते हैं उन पे अगर हुकूमत यकीन दहानियाँ करवाती है तो आज इसके जो मुज़ाकरात हैं वो कंक्लूड होंगे और जो मुश्तरका अलामिया है वो भी जारी हो जाएगा। लेकिन अगर जो
स्टांस है पाकिस्तान का जिन अमूर पे, उसमें टैक्सेशन के मैटर्स भी हैं, उसमें महंगाई का मसला भी है, गैस और बिजली की कीमतों का भी मसला है, और दीगर बहुत से ऐसे इकदाम हैं जो कि तजवीज़ किए गए हैं IMF की जानिब से। अगर पाकिस्तान उन पे मनवान जो है वो तस्लीम नहीं करता उन शराइत को, तो अभी ये कहना कबल वक्त है, लेकिन यहाँ आसार इस तरह के हैं कि शायद ये 1-2 दिन के लिए मामला लटक भी सकता है। लेकिन अभी तक जो फाइनल मीटिंग है वजीर आज़म के साथ होने जा रही है, कुछ देर में होगी, और उसके बाद इसका आउटकम जो है वो सामने आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फिल वक्त आपका गुलाम मुर्तज़ा, अगर इस पर कोई भी अपडेट आएगी तो ज़रूर आपको कॉल पर दोबारा लेंगे। रमेश कुमार साहब, अगर ये तमाम तर शराइत तय हो जाती हैं, दस्तखत मुसव्वदे पर हो जाते हैं, तो उन तमाम शराइत पर पाकिस्तान अमल दरामद करेगा, और उसके बाद जो अगला बजट आने वाला है, जिस तरह पहले कह के जा चुके हैं सैद उमर साहब कि वो IMF का अक्कास होगा, तो 700 अरब रुपए के नए टैक्सेस भी लगाए जाएंगे, खुद मुख्तार होगा स्टेट बैंक डॉलर की कदर को कंट्रोल करने के लिए, और नापरा और ओगरा भी खुद मुख्तार होंगे और वो अपनी मर्जी से बिजली और गैस की कीमतें बढ़ा सकेंगे। तो बोझ तो आएगा फिर आवाम पर, तो हुकूमत फिर कहाँ रिलीफ देगी? पहली चीज़ तो ये कि IMF का पहला प्रोग्राम नहीं है, मगर इस वक्त IMF जो है वो बहुत एक हाइप क्रिएट की गई है। वो इस वजह से क्रिएट की गई है कि खान साहब ने जो कहा था कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, तो इस वजह से अपोजिशन ने इस IMF को इशू बनाया गया है। कभी पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस IMF नहीं हुआ, मगर आज IMF को कहा जाता है कि जो एग्रीमेंट है वो पार्लियामेंट के अंदर भी डिस्कस किया जाए, तो ये एक इशू बनाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि IMF के साथ बारगेनिंग में हम अच्छी पोजीशन में है, बुरी पोजीशन में नहीं है, माजी से अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि माजी में जब भी IMF के पास गए हैं तब रिज़र्व बिल्कुल खाली थे और पोजीशन और ज़्यादा वीक थी। इस वक्त जो हमें दोस्त ममालिक ने जो हमें मदद की है, इसकी वजह से हमारे पास रिज़र्व भी है, हमारे पास बैलेंस पेमेंट भी है, मगर हम आगे बेहतर तरीके से चलने के लिए IMF के पास रुजू करें कि IMF के पास जाके और सकूक बांड भी जारी करें। उसकी क्रेडिट के लेटर की वजह से हमें इंटरनेशनली एक हेल्प मिलेगी, वर्ल्ड बैंक में भी हेल्प मिलेगी, एशियन बैंक में भी हेल्प मिलेगी। इस वजह से हम IMF के पास जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ 700 अरब रुपए के टैक्सेस अगर लग रहे हैं, क्योंकि 5000 अरब से हम ज़्यादा जो है रेवेन्यू टारगेट जो रख रहे हैं, तो ये हम मुल्क की बेहतरी के लिए रख रहे हैं कि कम से कम मुल्क को अब इन कर्जों से एक मरतबा निजात दिलाई जाए। ये प्राइवेटाइजेशन का अगर कुछ इदारों का सोच रहे हैं, या ये जिन जिन चीज़ों का सोच रहे हैं कि भाई अवाम के ऊपर बिल्कुल बर्डन पड़ रहा है, ये मुझे पता है कि डॉलर भी महंगा हो रहा है, ये मुझे पता है कि इन्फ्लेशन के ऊपर भी, मगर आखिर कब तक जो है वो हम इन जंजल से जो है वो नहीं निकलेंगे। कभी एक मरतबा कड़वी गोली खानी पड़ेगी, और वो कर सकता है जो बोल्ड और ब्लंट लीडर होता है। मैं समझता हूँ अवाम का एतमाद इमरान खान के ऊपर है कि इमरान खान करप्ट नहीं है, नीट और क्लीन है, और इस वजह से अवाम को अगर महंगाई अगर और किसी हुकूमत में होती तो लोग सड़कों पे आते, मगर खान के होते हुए सड़कों पे इसके ऊपर नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों को पता है, सड़कों पर नहीं आएंगे। जितनी महंगाई हो रही है और आगे जितनी होगी, आप श्योर हैं कि अवाम सड़कों पर नहीं आएंगे? कैप्टन ईमानदार है, कैप्टन ईमानदार है और ईमानदारी के साथ चल रहा है। ये मुल्क के कर्जे रीपेमेंट करने के लिए, मुल्क को जो है वो दरपेश जो चैलेंज से निपटने के लिए, जो थोड़ी बहुत महंगाई या टैक्स में कि जो ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, वो इसकी वजह से बढ़ाया जा रहा है। तो अवाम का एतमाद है और रहेगा, और ऐसे ही क्रिटिकल और डिफिकल्ट डिसीजन से जो है वो मुल्क आगे चले। रमेश साहब, पॉइंट टेकन सर, जो है ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वज़ीर आज़म भी कहते हैं कि कौम और मुल्क के वसीतर मफाद में कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, तो पीजे मीर साहब, हमेशा आवाम को ही सब्र और तहम्मुल का सबक दिया जाता है। उनसे ये कहा जाता है कि तुम्हें घबराना नहीं है, अच्छा वक्त तो आने वाला है। अच्छा वक्त तो नहीं आता, लेकिन अगली हुकूमत ज़रूर आ जाती है, और फिर यही वादे और दावे आवाम से किए जाते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। देखें, बात यह है कि अवाम जो है वो, उसको कोई परवाह नहीं है कौन क्या है कौन क्या है, उसको ये परवाह है कि आ रहे हैं, उसको तनख्वाह टाइम पे मिल रही है, और जो मार्केट की जो अशिया, जो मईशत में आप देख लो कि उसमें कोई डिस्पैरिटी नहीं है। जनरल अयूब, फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान, कोई करप्शन का चार्ज नहीं था उनके ऊपर, ये एक बड़े रेयरिटी थी, लेकिन उनकी गवर्नमेंट भी हटा दी गई थी क्योंकि चीनी की कीमत बढ़ाई थी, तो अवाम फिर भी निकल आई थी, भुट्टो साहब फिर भी लेके आ गए थे। द क्वेश्चन अराइजेज,
ये आवाम को आप जितनी मर्जी गोलियां दे दें, लॉलीपॉप्स दे दें, जो मर्जी कर दें, आवाम को रिजल्ट चाहिए। लेकिन हमारी आवाम भी बेचैन है, हमारी आवाम टैक्स भी नहीं देना चाहती। हमारी आवाम कहती है हर मिनट में, 1 मिनट में मैं मेरे काम हो जाए। वो आपके हमारी आवाम का जो आप है ना नब्ज, वो आप रोडों पे देख लेते हैं कि कितनी जल्दी है सबको कि बीट करेंगे एक दूसरे के रोड पे के जाने की। ये आपकी एक मेंटालिटी नज़र आती है रोड के ऊपर। यही मेंटालिटी आपके दफ्तरों में है। हमारी सुमैया जो प्रॉब्लम है वो है मैनेजेरियल प्रॉब्लम। आप जितना मर्जी IMF से ले लें, पहले उन्होंने भी लिया, आज भी ले रहे हैं, आगे भी लेंगे। आप इसलिए लेते हैं कि मुल्क की बेहतरी करते हैं, लेकिन IMF आपसे काउंटर क्वेश्चन करता है कि आपकी ये रिटर्न आप कैसे करेंगे, व्हाट इज़ योर फिजिबिलिटी। तो हम ये पूछना चाहेंगे, बिल्कुल आप लें पैसा हर जगह से ले लें जहाँ से, लेकिन आप रिटर्न कैसे करेंगे ताकि ये जो पैसा आप लोन लेंगे ये हमारे ऊपर बर्डन बन के ना आ जाए इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। ऐसा ही होगा, इस चीज को ऐसा ही होगा। रमेश साहब से मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं जो आपने उठाया, चले क्विकली जरा पूछ लें रमेश साहब। 6 अरब 40 करोड़ डॉलर का ये कर्ज लिया जा रहा है और हुकूमत ये कहती है कि 3 साल के लिए कर्ज लिया जा रहा है। ये कर्ज आवाम की जेब से ही वसूल किया जाएगा, उनको ही बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाकर, नए टैक्सेस लगाकर उनकी ही जेबों से पैसा निकाला जाएगा और IMF को दिया जाएगा। सुमैया, पहली चीज़ तो ये कि 2 सालों में जो रीपेमेंट करनी है वो 6 अरब नहीं है, वो है तकरीबन 27 अरब। 6 अरब नहीं है। 6 अरब इस वजह से लिया जा रहा है कि इस वक्त जो दोस्त ममालिक से पैसे लिए या इधर से पैसे लिए, हमने अपने बैलेंस बजट बनाने के लिए पैसे लिए। आपने देखा कि एक्सपेंसेस को बहुत कट किया गया है, डेवलपमेंट को बहुत कट किया गया है। ये GDP ग्रोथ हमारा क्यों कम हुआ है? हमें पता है कि नौकरियों के ऊपर ये जो असरात पड़े हैं कि लोग जो लोगों के अंदर जो थोड़ी बहुत बेचैनी है कि भाई कारोबार नज़र नहीं आता या बेरोज़गारी बढ़ी है, तो ये बिल्कुल बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। इन्फ्लेशन के ऊपर असरात आए हैं, मगर इसकी वजह यह है कि हमें जो रीपेमेंट करनी है उन चीज़ों को, हमें ग्रोथ रेट को बिल्कुल पैरेलल देखना चाहिए कि ग्रोथ रेट हमारा कम, GDP अगर हमारा कम हुआ तो हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ेंगे। मगर साथ में हमें पैरेलल ये भी देखना चाहिए कि इंटरनेशनली जो जहाँ पे जिस हुकूमत ने एग्रीमेंट किए हैं, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किए हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किए हैं, वो हमें पे करने। तो ये 6 अरब 40 करोड़, ये 6.4 बिलियन डॉलर की जो बात है, ये वहाँ पे जो पेमेंट है वो 22 बिलियन डॉलर हो जाएगी 2 साल के अंदर, इंक्लूडिंग दिस। तो जैसे बाजी में नून लीग की गवर्नमेंट रही तो उसने अगर 24 बिलियन लिए थे तो उसने 30 बिलियन वापस किए। मगर पीपुल्स पार्टी के दौर में अगर आप चले जाएं तो वहां पे आपकी जो लेने वाला अमाउंट था वो ज्यादा था और रीपेमेंट वाला कम था। मगर आप PTI की हुकूमत में देखेंगी कि इन कर्जों को अगर हम 30,000 अरब से कम। जी ठीक है रमेश साहब। अच्छा चलें, अब PJ मीर साहब ये बताइए, अब तो ये कहा जा रहा है ना कि भाई अब कुछ अरसे की बात है, आपको क्या लगता है ये जो अभी आया है एक मुश्किल दौर, ये 3 साल तक रहेगा, 4 साल तक रहेगा? हुकूमत तो कहती है अभी कुछ अरसे की बात है, ये मुश्किल दौर ख़त्म। देखें, ये जो रमेश ने भी बात की है, बड़ी अच्छी बात की और ठीक बात की है, और मुझे अच्छा लगता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट में हो वो अपनी जो, अगर आप कह लें कि शॉर्टफॉल है, उसको एक्सेप्ट करे। बिल्कुल अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि रादर आप लॉलीपॉप देते रहने, जी हम ठीक करेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। इन्होंने जो इनहेरिट किया है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया है, और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आज PTI की है। तो PTI ने ऑनर करना है जो पुरानी गवर्नमेंट्स ने, जो आप कह लो कि टर्म्स एंड कंडीशंस साइन किए हैं, जो एग्रीमेंट साइन किए हैं, MOUs, तो ये उसको आप कह लो कि रिविजिट करेगा। रिविजिट क्या करेगा? ही हैज टू पे। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि उसके बाद किटी में आपके पास कितना रह जाता है, और फिर किटी में रहने के बाद आप रीजनरेट कैसे करेंगे अपनी इकोनॉमी को? आपने ये तो नहीं है ना कि आपने आज 40% इंपोर्ट टैक्स पे लगा दिया है तो सारा पैसा जो है ऑन दी एंड आप आवाम से निकालेंगे। आप तो इस तरह बन रहे हैं जिस तरह वो ये जमैका बन गया है, 40% पे वहाँ टैक्स लगता है, भूखे नंगे फिर रहे वहाँ। तो ये आपने यहाँ तो नहीं करना। ये तो आपने देखना है, आपने एक मॉड्यूल बनाना है कि आपकी जो इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग, इसको आप कैसे रिवाइटलाइज करेंगे। ये जब तक आपकी मैन्युफैक्चरिंग रिवाइटलाइज नहीं होगी, इसको पुश नहीं करोगे, कराची हो गया, फैसलाबाद हो गया, आपके 2 हब्स हैं, इनको आप मैन्युफैक्चरिंग में ऊपर नहीं लेके आओगे, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाओगे, आप आगे नहीं जा सकते हो। तो इसलिए तो आपने ये भी प्लान बताना है कि भाई दिस इज हाउ वी इंटेंड टू मेक मनी। फिर उसके बाद
IMF का पैसा, सुमैया आपको एक चीज बताऊं, डेवलपमेंट में नहीं लगता, ये स्टेबलाइजेशन में लगता है। वो आपको पैसा देती है स्टेबलाइज करने के ऊपर, ताकि आप फ्यूचर के अंदर आप इस प्रोग्राम से बाहर निकले, क्योंकि IMF आपका नहीं है, बाकी और भी मुल्क हैं जिनको पैसे चाहिए होते हैं। तो मैं समझता हूं इसमें हमें बड़ी संजीदगी दिखानी है। आपने इकोनॉमिक मैनेजर्स अच्छे रखने हैं अक्रॉस द बोर्ड। अगर PPP में कोई अच्छा है, PML में अच्छा है, आप इनको लें, जिस तरह के इमरान अभी कर रहे हैं। तो आगे आने वाला वक्त दिस इज द वे फॉरवर्ड। एग्जैक्टली, आगे आने वाला वक्त वाकई आवाम के लिए रिलीफ की सूरत में हो, ये ना हो कि आवाम ही पिसें और आवाम की जेबें ही खाली हो जाएं। ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तानी खवातीन की चीनी बाशिंदों के जरिए स्मगलिंग का मामला है, ये आप खबरों में देख रहे होंगे। इस पर आज को डिस्कशन करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। बैक टू द शो, और हम बात करेंगे इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। खासे अरसे से हमने देखा कि खबरें सामने आ रही थी कि कई पाकिस्तानी लड़कियों की स्मगलिंग का मामला सामने आया, जिसमें चीनी बाशिंदों ने लड़कियों से शादी करके उन्हें फ़रोख्त करने का ये इंकशाफ सामने आया। तकरीबन 22 चीनी बाशिंदे हैं जिन्हें आज जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया है, और उसके बाद भी केसेस सामने आ रहे हैं मुस्तकिल। हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ हैं बाबर डोगर साहब, डायरेक्टर न्यूज़ पंजाब हैं। उनसे ज़रा इस तमाम तर मामले में बात कर लेते हैं। बाबर डोगर साहब, आपके पास क्या खबर है, ये पंजाब के कौन कौन से शहर हैं जहाँ से लड़कियों से शादियाँ करके इनको इस तरह से स्मगल करने के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं? भैया, पंजाब में अगर आप देखें तो रावलपिंडी, जरांवाला, शेहूपुरा, लाहौर, फैसलाबाद, खानेवाल, और ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। तकरीबन 6 माह से ये सिलसिला जारी था कि चाइना से यहाँ पर लड़के आते थे। बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद में F सेक्टर में एक मैरिज ब्यूरो खोला गया था, जिसके अंदर कोई 100 के करीब कमरे भी थे। वहाँ से जो चाइनीज़ लोग थे जो यहाँ पर आकर मुख्तलिफ कंपनी में काम करते थे, वहाँ पर यहाँ पर अल्टीमेटली उन्होंने मैरिज ब्यूरोज बना लिए। वो मुख्तलिफ अजला में उन्होंने अपने लोग रखे हुए थे, जिसके ज़रिए से वो गरीब फैमिलियों को कॉन्टैक्ट करते थे, उनको सब बात दिखाते थे कि जनाब लड़का जो है वो यहाँ क्रिश्चियनिटी को कबूल कर लिया है या वो मुसलमान हो गया है, चाइना में वो बीजिंग में है, बड़ा अच्छा बिजनेस है, और वो यहाँ पर शादी करेगा और उसके बाद वहाँ पर ले जाएगा और फैमिली को 40-50 हज़ार रुपया महाना भी भेजता रहेगा। गुर्बत के हाथों मजबूर फैमिलीज जो थी वो इस तरह से इनके झांसे में आती थी और अपनी बेटियां उनसे ब्याह देती थी। होता ये था कि यहाँ से फैमिली जो थी वो इस्लामाबाद मैरिज ब्यूरो में जाती थी, वहाँ पर शादी होती थी। उसके बाद लड़की जो थी उसके जो कागजात थे उस शादी के सर्टिफिकेट का उनको प्रोसेस करवाया जाता था और उसका वीज़ा लगवाया जाता था, और तकरीबन शादी के 1 महीने के बाद लड़की जो थी चाइना चली जाती थी। ये सिलसिला कैसे जो है मीडिया तक पहुंचा। चाइना में जो लड़कियां गईं तो वहां जाकर पता चला कि ये जो लड़के हैं इनके सर्टिफिकेट जो थे जाली थे। ये जो ने मज़हब कबूल किया था, जो मुसलमान या ईसाई के सर्टिफिकेट जाली थे और वो उन्होंने अपना मज़हब तब्दील नहीं किया। नंबर 2, वो बीजिंग के नहीं रहने वाले होते थे, दूर दराज चाइना के इलाकों के रहने वाले होते थे, गरीब लोग थे, वहाँ से पैसे उधार लेते थे, यहाँ आते थे। और कई ऐसी लड़कियाँ हैं जिनको मुख्तलिफ जिनके अज़ा भी बेचे गए हैं और प्रोस्टिट्यूशन के लिए भी इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। मेरी 4-5 लड़कियों से बात हुई है, मैंने 4-5 लड़कियों से बात की जो वहाँ पर गईं और अल्टीमेटली वापस आ गईं। बेतहाशा इश्यूज थे, बिल्कुल सारी चीज़ झूठ पर मबनी थी, सिर्फ गुर्बत को एक्सप्लॉइट किया जाता था। गरीब फैमिलियां, वो लोग जो बेचारे कर्जों में फंसे हुए हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, उनको 5-6 लाख रुपया जो था। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे होगी पीर को मुलाकात, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।